यदि आप भी वर्ग 10वीं की सावधि एग्ज़ाम परीक्षा दे रहे हैं तो आप साइंस का जो आखिरी पेपर आपका होने वाला है, जो फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम का आखिरी पेपर है जो आपका साइंस का, वो बिल्कुल हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सब्जेक्टिव अर्थात लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। और आपको बता दें कि हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 48 बताए थे, जिसमें से 40 को सही आपका आंसर दिया गया है, जो बिल्कुल आपको कल होने वाले एग्ज़ाम में जो 1 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको यह प्रश्न बिल्कुल हूबहू वही प्रश्न पूछा जाएगा। तो वहां से आप ऑब्जेक्टिव को कवर कर सकते हैं। और यहां से आपको बता दें कि आपको जिस प्रकार से ऑब्जेक्टिव को कवर करना है ठीक उसी प्रकार से आपको बता दें कि यहां आप लोगों के लिए आज के इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव का पेपर लेकर आए हैं। देख पा रहे हैं आपकी भौतिक शास्त्र जो है वहां से लघु उत्तरीय प्रश्न जो दिया जाता है 1 से 8, उसमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है और वह हम 4 प्रश्न लेकर आए हैं। बिल्कुल हूबहू यही प्रश्न पत्र आपको मिलेगा कल वाले एग्जाम अर्थात 1 अगस्त के एग्जाम में। तो चलिए हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आपको जो 4 प्रश्न है, सबसे पहला हम प्रकाश के परावर्तन के नियम को पकड़ेंगे और दूसरा का जो है अवतल दर्पण के उपयोग बताएंगे और तीसरा जो है हीरे का अपवर्तनांक बताएंगे और चौथा नंबर जो प्रश्न है वो उत्तल और अवतल में अंतर बताएंगे। इन्हीं 4 प्रश्नों को इस वीडियो में बताएंगे और फिर जैसे रसायन शास्त्र है उसको भी बताएंगे आगे। तो आगे लगातार आप वीडियो को देखते रहिए और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को। तो चलिए हम देखते हैं कि पहला प्रश्न का उत्तर क्या था, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम का उत्तर क्या है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि प्रकाश का प्रवर्तन के किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखिए। आपको नंबर पे नहीं जाना है, तो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम क्या है उसको लिखना है। तो आप पहले जान लीजिए कि प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकरा के लौटने की घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश के प्रवर्तन कहा जाता है, अर्थात प्रकाश के प्रवर्तन के नियम कहा जाता है। तो अब हम चलिए देखते हैं कि नियम, दोनों नियम जो है वो क्या दिया हुआ है। तो दोनों नियम आप देख पा रहे हैं कि यहाँ बिल्कुल दिया हुआ कि आपतित किरण परावर्तित किरणों आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। और दूसरा जो इसका नियम है क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब चलिए हम बताए थे इससे आगे जो है वह हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण के 2 उपयोग देखेंगे। क्या उपयोग देखना है, 2 उपयोग हम बताएंगे आपको अवतल दर्पण का। बिल्कुल आप जैसे प्रश्न में देखे हैं दूसरा खबर। तो अवतल दर्पण के उपयोग जो है पहले जो होता है अवतल दर्पण के उपयोग बड़े आकार के अवतल दर्पण का और जो होता है ऊर्जा के लिए किया जाता है। दूसरा जो होता है इनका प्रयोग वाहनों के हेडलाइट में किया जाता है, चाहे दाढ़ी बनाने के वाले दर्पण में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब हम चलिए अगला प्रश्न जो है देखेंगे, अर्थात तीसरा नंबर प्रश्न की हम बात किए थे कि हीरे के अपवर्तनांक वाला प्रश्न बात किए कि 2.42 क्यों होता है। तो आप जानते हैं कि अपवर्तनांक किसी माध्यम से अपवर्तन म्यू की परिभाषा निर्वात में प्रकाश सी और इस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है, सी होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हवा के वेग में देखा दिया हुआ है कि इसका उत्तर हम यहाँ से लिखेंगे कि हवा में प्रकाश की अपेक्षा क्या है, हवा में प्रकाश की अपेक्षा हीरे में प्रकाश के क्या होता है, कम होगा। अतः हवा में चलने वाली प्रकाश की किरण हीरा में प्रवेश करने पर अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। इसका कारण होता है कि हीरे का अपवर्तन क्या होता है, अधिक होता है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इसके आगे जो हम लोग देख पा रहे हैं कि चौथा नंबर प्रश्न आपको बताए थे कि यहाँ से उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करना। तो हम लोग उत्तल लेंस और यहाँ अवतल लेंस ले लिए। तो सबसे पहला जो अंतर है, तो उत्तल लेंस में बीच में मोटा होता है तथा किनारे का भाग क्या होता है, पतला होता है। वही आपका अवतल लेंस बीच में पतला होता है तथा किनारे वाला भाग क्या होता है, मोटा होता है। अब इसका दूसरा जो अंतर है वो हम लोग देखेंगे। तो जो होता है उत्तल लेंस का जो उपयोग होता है वो जो होता है बड़े आकार में दिखाई देता है, यानी अक्षर को बड़े आकार में देखने के लिए किया जाता है। और वही आपका अवतल दर्पण का जो होता है वह होता है अक्षर छोटे आकार में दिखाई देने के लिए किया जाता है। तो अब हम जिस प्रकार से उत्तल और अवतल में हम अंतर देखे हैं, ठीक उसी प्रकार से अब हम रासायनिक शास्त्र था रसायन शास्त्र के जो होता है लघु उत्तरीय, इसमें से भी आपको किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इसमें हम आपको बता दें कि सबसे पहले रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों करना है ये देंगे, उसके बाद सूचक का परिभाषा देंगे, उसके बाद संक्षारण का परिभाषा देंगे, उसके बाद उदासीनीकरण अभिक्रिया का परिभाषा देंगे। तो आप वीडियो को वहाँ तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया था इसका परिभाषा देखते हैं। तो आप लोग स्पष्ट देख रहे हैं कि यहाँ स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है या रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया के पहले उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु क्या होता है, परमाणु की संख्या समान होती है
असंतुलित में नहीं हो पाता है। लेकिन तो संतुलित इसलिए किया जाता है ताकि दोनों तरफ के तत्वों के परमाणु संख्या क्या हो, समान हो, इसलिए संतुलित किया जाता है। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सो ऐसे तत्व जिनके दोनों तरफ के परमाणु संख्या क्या होते हैं, समान होते हैं, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे हम आपको संतुलित रासायनिक समीकरण जो करके आपको दिखा रहे हैं, आप बिल्कुल आप लोग देख पा रहे हैं। अब हम चलिए इसके अगला जो प्रश्न है वो आपको बताते हैं। तो इसके अगला जो प्रश्न है वो क्या है, सूचक क्या है, सूचक क्या है, इसका उदाहरण देना है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि सूचक क्या है, इसका उदाहरण दे। तो सूचक वैसे सूचक जिन्हें प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है प्राकृतिक सूचक कहलाता है। जैसे आपको लिटमस हो गया, हल्दी हो गया, प्याज हो गया, लाल पत्ता हो गया, गोभी हो गया, आप वैनिला लौंग, इतना ही लिख दीजिएगा, आपका लघु उत्तरीय कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसके आगे वाला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो तीसरा नंबर प्रश्न की हम बात किए थे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसका उदाहरण देना है। तो चलिए वह प्रक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देख रहे हैं कि अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहा है। जैसे HCl NaOH से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, NaCl लवण यानी नमक बना रहा है, H2O जल बना रहा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न जो है आपका संक्षारण किसे कहते हैं, क्या है, संक्षारण किसे कहते हैं। तो संक्षारण किसे कहते हैं इसका उदाहरण सही देना है। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या नमी आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है और इस अभिक्रिया को संक्षारण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण है कि चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो यहाँ से आप सब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए। हम बायोलॉजी का भी बताएंगे अगले वीडियो में, तो आप ऑब्जेक्टिव का वीडियो जाकर देख लीजिए। इसका लिंक इस वीडियो में दे देंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।